नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमलेंदु जी। और जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं और लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं, खबरों में चल रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी में हुई बड़ी बगावत। लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार शांत बैठने वाले। अफवाह फैलाई गई, वो पूरी मामला सामने निकल कर आ चुका है। लगातार हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन फिलहाल बात हम उद्धव ठाकरे की यहां पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र पे इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और खासकर उद्धव ठाकरे की बात यहां इसलिए हो रही है क्योंकि कल शिवसेना का जो स्थापना दिवस था। हालांकि अब शिवसेना दो हो चुकी है, एक उद्धव गुट की शिवसेना, एक शिंदे गुट की शिवसेना। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे भले ही चुनाव जो है आयोग ने मान्यता नहीं दी हो, भले ही उसे शिंदे गुट को मान्यता मिल गई हो, चुनाव चिन्ह उन्हें मिल गया हो, नाम उन्हें मिल गया हो, लेकिन असल तौर पर अगर महाराष्ट्र की जनता से पूछेंगे या देश की जनता से पूछेंगे तो मूल रूप से तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही मूल पार्टी है, क्योंकि उसका जो है शुरुआत, उसकी स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी। तो यहाँ पर अमलेंदु जी मैं आने चाहूंगी आपके पास कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है और एक बार फिर कारण बताओ नोटिस उन अपने तमाम सांसदों को, जो 6 सांसद हैं, उन्हें भेज दिया गया है। तो क्या कुछ तैयारी यहाँ पर उद्धव ठाकरे की नजर आ रही है? कैसे उद्धव ठाकरे बहुत आक्रामक अंदाज में है पिछली बार की तुलना में, यानी 2022 में जो टूट हुई थी शिवसेना के अंदर, उस बार की तुलना में इस बार उद्धव का रुख, उद्धव के तरीके या उद्धव की जो तैयारी है वो अलग दिखाई दे रही है। क्या कहना चाह? हाँ अंशिता, कल असल में शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस था जी। और इस मौके पर उद्धव की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों ने अपने अलग अलग कार्यक्रम किए जी। और उद्धव ठाकरे का एक ज़बरदस्त कार्यक्रम जो था वो हुआ और काफ़ी उसमें शिवसैनिक जो थे वो जुटे और वहाँ दहाड़ जो है वो उद्धव ठाकरे की सुनाई दी। उद्धव ठाकरे ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा, जो उन्होंने मुख्य बात ये कही वो हम आपको बताते हैं और उसके बाद उनका मराठी का एक बाइट है, वो जो भाषण का अंश है वो भी थोड़ा सा हम सुनेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें कही वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। लोगों को शायद लगा होगा कि मैं किसी टूटे हुए शिव सैनिक को देखूंगा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। ये 4 सांसद और सभी विधायक आज यहाँ आए हैं। आज सभी का दुख साफ दिख रहा है। चुनावों के आधार पर आकलन करना बेमानी है। वे कहते हैं कि शिवसेना कांग्रेस में मिल जाएगी। मैं शुरू से ही शिवसेना के साथ रहा हूँ और इसे बहुत करीब से देखा है। अब ऑपरेशन लोटस का समय आ गया है। वे अपनी मर्जी करके चुनाव जीत रहे हैं। आपको लगता है कि शिवसेना कांग्रेस में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मुझ पर लगाए गए आरोप सच हैं तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, लेकिन मैं शिवसेना को किसी चोर के हाथ नहीं सौंपूंगा। जो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप सभी को उन्हें जवाब देना चाहिए। तो ये जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मतलब जो है अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सच हैं तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, लेकिन मैं शिवसेना को किसी चोर के हाथ में नहीं सौंपूंगा। तो ये चोर किसके लिए कहा उद्धव ठाकरे ने, ये साफ समझा जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो ये बागी सांसद कहे जा रहे हैं, इन्होंने जो ओम बिरला को पत्र दिया, बताया जाता है कि उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो है कांग्रेस में अपना विलय करने वाले हैं, अपनी नीतियों से हटाए, तो इसलिए हम जो है वो अलग गुट बनाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाना चाहते हैं। यानी एक तरह से कहा जा सकता है अमलेंदु जी की जो पिछली बार आरोप शिंदे गुट ने लगाए थे कि ये क्योंकि एमबीए में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के साथ शामिल हैं और एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी है, पूरा एमबीए जो गठबंधन है उसकी वजह से छोड़ा जा रहा है। शिंदे ने यही आरोप लगाए थे और वैसे ही कुछ आरोप इस बार के बागी सांसद लगा रहे हैं और उन्हीं आरोपों का जवाब एक तरह से उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। हाँ बिल्कुल, उनका जवाब उद्धव ठाकरे ने दे दिया और सिर्फ जवाब नहीं दिया है, एक चुनौती भी पेश कर दी और अपने शिव सैनिकों से कहा है कि अब इनको जवाब देना जो है वो आपका काम है। मतलब ये अब जवाब जो है वो देंगे शिव सैनिक की, ये जो सब कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और तोड़फोड़ की जो काम कर रहे हैं, तो इसका जवाब जो है वो शिव सैनिकों को देना चाहिए। यानी कि शिव सैनिक जो है वो एकनाथ शिंदे और इन बागी जो कहे जा रहे हैं, जिनको कि एक तरीके से कहा जाए जो नाना पटोले हैं, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस नहीं ऑपरेशन गीदड़ है। तो इन गीदड़ों को जो है जवाब देना काम ये शिव सैनिकों का है। हम सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे को कि उन्होंने क्या कहा कि अगर मैंने उनके साथ रहकर यानी बीजेपी के साथ रहकर मैंने विलय नहीं किया
तो मैं कांग्रेस में ऐसा क्यों करूंगा। जी बिल्कुल, यानी एक तरह से उन्होंने कह दिया कि जो भी आरोप लगाकर, या आरोप वर्ड यहाँ नहीं सूट करता है अमलेंदु जी, यहाँ पर जो बहानेबाजी कर सांसद जो गए हैं, जो 6 सांसदों ने अपने लालच को, अपने जो भी उनकी जो इच्छाएं हैं या जो भी उनकी मांग है उसके आधार पर या उसके आड़ में जो उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से बीजेपी के साथ या शिंदे के साथ हाथ मिलाया, असल में वो असलियत सामने लाई जाए। ये जो बहानेबाजी की जा रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ठीक पहले जो आज उद्धव ठाकरे ने जो बात कही है अपने स्थापना दिवस में, उससे पहले ये उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी यही कहा था कि सच बोलकर जाइए, जाना है, जो आपको क्या मिल रहा है, क्या वहां से लालच दिया गया है, आपकी क्या मांगे हैं, वो सबको खुलकर, मतलब जनता को गुमराह मत कीजिए, एक तरह से ये कहने की कोशिश यहां पर की जा रही। तो सुनते हैं उद्धव ठाकरे को क्या कुछ बोले हैं वो। आणि 60 वर्ष त्याच्यामध्ये आणीबाणी सुद्धा आली। आणीबाणीचा काळ आणखीन भयानक होता आणि तेव्हा तर ह्या सगळ्या गोष्टी, ह्या सगळ्या आठवणी स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलेल्या आहेत की त्याही वेळेला रजनी पटेल म्हणजे आज जे आहेत त्यांच्याच राज्याचा हा शिवसेनेच्या मुळावर उठला होता आणि त्यांनी शिवसेना प्रमुखांना एक पत्र लिहून दिलं होतं आणि सांगितलं होतं की याच्यावर सही करा, सही नाही केली तर तुम्ही आतमध्ये जाल। आणि ते पत्र असं होतं की जणू काही शिवसेना ही काँग्रेसमध्ये विलीन करा। जे आज बोंबलत बसलेत ना, आम्हाला वाटलं शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलीन करणार। अरे 30 वर्ष भाजप सोबत राहून भाजपत नाही विलीन झालो तर काँग्रेसमध्ये कोण विलीन होणार। तो अभी हम उद्धव ठाकरे को सुन रहे थे और उन्होंने चुनौती जो दी है उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है, और ये एक तरह से जवाब है उन तमाम सांसदों को जिन्होंने बगावत की है। और ये मैसेज देकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने उन लोगों को भी कहा है कि अगर कोई और ऐसा सोच रहा है जो पार्टी में अभी उनके साथ खड़े, अगर वो भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब मैं बीजेपी के साथ था तब उनके साथ विलय नहीं किया, जब उनकी शर्तें नहीं मानी, उनके आगे घुटने नहीं टेके, तो अब भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अभी भी ऐसा कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ये बात यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ अपने जो जा चुके हैं उन सांसदों को कही है और जो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं उनको कही। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जब बीजेपी के हम साथ थे और बीजेपी दबाव डाल रही थी और हमारी पार्टी भी नहीं छूटती अगर हम उनके साथ चले जाते, जी बिल्कुल, तो हमने जब उनके साथ विलय नहीं किया तो कांग्रेस के साथ हम विलय कर लेंगे, तो ये किस तरीके का सवाल है। तो ये उद्धव ठाकरे ने एकदम से स्पष्ट कर दिया। और उद्धव ठाकरे की दहाड़ के बाद जो है वो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है, बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी देखी जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बात स्पष्ट कर दी कि इस तरीके की जो अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं वो ठीक नहीं है, हमारी पार्टी है और 60 साल पूरे हो गए, तो ये एक तरीके से कहा गया। इसके जवाब में अंशिता जो है वो एकनाथ शिंदे ने जो है वो बहुत कुछ बातें कहीं, और उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे ने कि भाई अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जी। इतना तक कहा एकनाथ शिंदे ने। और ये भी कहा एकनाथ शिंदे ने कि कुत्ते जो है वो भौंकते रहते हैं जी। अब ये सारी बातें भी एकनाथ शिंदे ने की, तो एकनाथ शिंदे को भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को क्या जवाब दिया है संजय राउत ने वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो साफ मालूम पड़ा कि उनके ऊपर उद्धव ठाकरे के शब्दों का गहरा असर हुआ है, क्योंकि जो कहा उद्धव ठाकरे ने कि मैं अपना पद छोड़ दूंगा लेकिन शिवसेना किसी चोर के हाथों में नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो अब ये समझ में आ गया कि चोर किसको कहा जा रहा है, तो अब पता नहीं किसको कहा जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को जरूर सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, शिंदे की बौखलाहट यहाँ पर दिखाई दी है। भले ही उद्धव ने नाम नहीं लिया, लेकिन शिंदे का जिस तरह से पलटवार आया है या कहें बयान आया है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उद्धव ने उन पर निशाना साधा है। सुनेंगे एकनाथ शिंदे को। कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोगते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोगते रहते, टाइगर शिकार करता है, और कुत्ते भोगते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है, आणि ही शिवसेना आज महाराष्ट्रात आपण पाहतोय। बाळासाहेबांचे विचार, धर्मवीरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। ये तो सिर्फ ट्रेलर।
तो अभी एकनाथ शिंदे को हम सुन रहे थे और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है उस पर हम यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भाषा जो है मर्यादित नहीं लग रही है। और इसके अलावा लेकिन उन्होंने टाइगर का जो इस्तेमाल किया, एक तरह से उन्होंने ऑपरेशन टाइगर का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया है इशारों में। लेकिन एक बात ज़रूर साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे को तोड़ने की पूरी कोशिश जो 2022 से शुरू की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें अब क्योंकि शिंदे का साथ बीजेपी को मिल गया और इसमें शिंदे का अपना हित छिपा हुआ है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शिंदे ये समझ चुके हैं कि बीजेपी जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चला रही है, चाहे वो टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो या समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो, बीजेपी की क्या मंशा है ये सबके सामने आ चुका है। डिलिमिटेशन के लिए ही बीजेपी ये सब कर रही है और बीजेपी को अगर इसमें फायदा मिल जाता है, हालांकि अभी तक फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 1% अगर फायदा मिल भी जाता है तो शिंदे इस चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए शिंदे ने अपने ऑपरेशन टाइगर को और रफ्तार दी और उसमें उन्हें कहीं ना कहीं अभी जो है सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी शिंदे डरे हुए हैं क्योंकि कानूनी दांवपेच में यह मामला जरूर फंसेगा, ये साफ माना जा रहा है। और जिस तरह से कारण बताओ नोटिस एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भेज दिया गया है और ओम बिरला से जो मुलाकात हुई है उससे ये मामला अभी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी एक बौखलाहट की वजह शिंदे के बयानों में दिखाई दी अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये शिंदे के बयानों में साफ तौर पर बौखलाहट दिखाई पड़ी और सीधी सी बात ये है कि अगर शिंदे के साथ लोग चले गए हैं तो वो सामने आकर हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि सामने आएँ और देखें, लेकिन सामने तो कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो एक तरीके से कहा जाए कि जो भाषा बिगड़ी या आप कहिए कि जो उनकी बेचैनी दिखाई पड़ी उद्धव ठाकरे के प्रहार के बाद, इससे ये साफ समझ में आता है कि अंदर ही अंदर बेचैनी जो है काफ़ी कुछ बढ़ रही है। ये अंशतः साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन इसको लेकर जो संजय राउत हैं उन्होंने काफ़ी तीखा हमला जो है वो उन्होंने बोला संजय राउत ने, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो हैं ये शिंदे का बयान जो है इसको लेकर आप इसे गंभीरता से इतना क्यों लेते हैं जी। ये उनका कहना जो है कि आप शिंदे के बयान को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें गंभीरता से लेना बंद कीजिए, वो कोई महान आदमी नहीं है, वो बेईमान नेता है और आप उसे गंभीरता से लेते हैं। आप शुवेंदु अधिकारी को भी गंभीरता से ले लेते हैं, ये बेईमान लोग हैं। तो यानी शुवेंदु अधिकारी और एकनाथ शिंदे को एक बराबर लाके खड़ा कर दिया संजय राउत ने। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक एक साथ निशाना जो है, जो बीजेपी की राजनीति और बीजेपी की रणनीति है उस पर संजय राउत ने निशाना ये साथ दिया। तो संजय राउत जो क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को एक तरीके से जवाब देते हुए, वो भी हम लोग सुन सकते हैं अंशिता जी। बिल्कुल, संजय राउत को यहाँ सुनेंगे कि कैसे उन्होंने शिंदे के बयान पर पलटवार कर दिया है। शिंदे बौखलाए हुए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर संजय राउत के बयान की बात करें तो उन्होंने उस बौखलाहट को और बढ़ा दिया है। सुनेंगे संजय राउत ने क्या कुछ कहा। क्या होता है वो ट्रेलर, क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए, कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुवेंदु अधिकारी को क्या शुवेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने उस थाली में छेद करके चले गए हैं। कोई भी हो उनका सीरियस जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे। जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे। आप उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस्तीफा देंगे और इसलिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार था। आप किस तरह से देखते हो? तो अभी संजय राउत को हम सुन रहे थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये लोग सीरियसली लेने वाले लोग ही नहीं हैं। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी और इधर एकनाथ शिंदे की तुलना एक बराबर कर दी और इसकी वजह भी है कि इन्होंने अपनी अपनी मूल पार्टियों को सिर्फ धोखा दिया है और अपने फायदे के लिए दिया है। अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने अपने फायदे के लिए शिवसेना को तोड़ा और उसके बाद उन्होंने हालांकि पहले मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने छोड़ा और बीजेपी ने खैर उनके साथ खेल किया और आज वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन
कहीं ना कहीं सत्ता का लालच ही इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया, पावर का लालच यहाँ दिखाई दिया। और वो ही पावर का लालच, वही बार्गेनिंग पावर के लिए एक बार फिर शिंदे ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहीं हम शुभेंदु की अगर बात करें तो उन्होंने भी बार बार पार्टियों में जो इस पार्टी को छोड़ उसमें आना, उसको छोड़ इसमें आना, ये सब जो करते आए हैं, उसकी भी एक वजह यही कि जो सत्ता में है उसके साथ वो खड़े हुए दिखाई दी, यानी सत्ता भूख उनके भी जो है एक तरह से प्रकृति या प्रवृत्ति में उनकी दिखाई देती है। तो इस तरह से उन्होंने दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया है और बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। और जो अंदाज था संजय राउत का, वो एक तरह से चाहे वो शिंदे हो चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, दोनों को मिर्ची लगाने वाला था एक तरह से। हाँ बिल्कुल, दोनों को मिर्ची लगाने वाला था और ये बताने वाला था कि ये जो है मतलब कहा जाए ये गद्दार लोग हैं जिनको कहा जा रहा है, तो वो संजय राउत ने यही कहा कि इनको गंभीरता से बंद की। जो आखिर में संजय राउत ने कहा कि ये जब सरकार में नहीं रहेंगे तो जनता इनके कपड़े भी उतार लेगी, मतलब इतना ज़्यादा इनके प्रति गुस्सा है कि ये सब धतकर्म जो कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। तो ये संजय राउत ने साफ तौर पर कहा। लेकिन अंशिता, जो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये मैं अगर मेरे ये साबित हो जाए, मतलब मेरे आरोप मेरे ऊपर, तो मैं पद छोड़ दूंगा, इसको लेकर शिव सैनिक जो है काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो उनमें शिव सैनिकों में जो गीदड़ कहे जा रहे हैं या गद्दार कहे जा रहे हैं, इनके प्रति काफ़ी कुछ देखने को मिला। अरविंद सावंत जो हैं, जो सांसद भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिव सैनिक जो हैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। ये उन्होंने इस पर साफ तौर से कहा। तो अरविंद सावंत को भी हम लोग सुन सकते हैं कि अरविंद सावंत का क्या कहना है उद्धव ठाकरे के इस वक्तव्य पर। जी बिल्कुल, अरविंद सावंत को हम सुनते हैं। हम लगातार यहाँ चर्चा कर ही रहे हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे इस बार शांत बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2022 से अगर तुलना की जाए, यहाँ पर जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं अमलेंदु जी, 2022 में बहुत आसानी से उद्धव ने उस टूट को, जो बगावत हुई, उसको स्वीकार कर लिया था। और उस बार, पिछली बार वाले उद्धव ठाकरे और इस बार वाले उद्धव ठाकरे में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। ये देखने वाली बात है। फिलहाल अरविंद सावंत को सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। उसके बारे में भी संबोधित किया। बहुत बढ़िया भाषण दिया है, लेकिन आखिर में जो कहा है वो हमारे हृदय को बहुत दर्द देने वाली व्यथा करने लगी। उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व के बिना शिव सैनिक पूरे महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान में नहीं सोचता कि शिवसेना का नेतृत्व सिर्फ उद्धव जी ठाकरे ही करना चाहिए। ये जानबूझकर जो फैला रहे उसके ऊपर हमें शिवसैनिकों को सोचना पड़ेगा क्या करना। तो अभी अरविंद सावंत को हमने सुना और उन्होंने वही कहा कि बिना उद्धव ठाकरे के शिवसेना है ही नहीं। सारे शिव सैनिकों का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो उद्धव ठाकरे ही कर सकते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में शिव सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो लोग शिंदे के साथ खड़े हैं वो शिव सैनिक है ही नहीं, एक तरह से उन्होंने यहाँ पर ये कहने की कोशिश की है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये एक मतलब देसाई ने जो है सावंत ने, अरविंद सावंत ने, उन्होंने ये कहने का बताया है कि मतलब जो शिव सैनिक है वो उद्धव ठाकरे के साथ ही और एकनाथ शिंदे के साथ या जो अलग गुट बना रहे हैं वो शिव सैनिक नहीं हैं। और हम लोगों ने देखा भी था, कल हम लोगों ने वो बाइक भी दिखाई थी अंशिता, किस तरीके से जब वो राजा भाव वाजे वो जब पहुँचे अपने क्षेत्र में तो किस तरीके से उनका ज़बरदस्त तरीके से शिव सैनिकों ने स्वागत किया है। ये मतलब कल भी उनका वाजे का यही कहना था कि जो असली शिव सैनिक हैं वो सब शिवसेना के साथ है, कुछ गद्दार जो हैं वो गीदड़ जो हैं वो अगर पार्टी छोड़कर चले गए हैं तो नए कार्यकर्ता साथ में जुट रहे हैं। यानी नई ऊर्जा के साथ शिवसेना उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। उनको भी हम लोग सुनेंगे, वाजे को भी, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन ये एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि कल शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्धव ठाकरे ने एक साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ना तो झुकने वाले हैं और ना वो टूटने वाले हैं जी। और इस तरीके से वो संघर्ष करते रहेंगे, ये उनका साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल, उनका जो बयान था जिससे की चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब हम बीजेपी के साथ थे तब नहीं टूटे तो आगे तो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भले ही उन्होंने नाम कांग्रेस का लिया हो कि कांग्रेस में विलय की बात ही नहीं आती, लेकिन उनका निशाना इसी तरफ था कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी पार्टी उनसे छीन ले, पूरे सारे सांसद उनसे छीन ले, जैसा कि बीजेपी पहले कर भी चुकी है। बीजेपी के वजह से शिंदे ने तोड़फोड़ की और उसके बाद अब जो है असली शिवसेना का जो चुनाव आयुक्त की तरफ से असली शिवसेना उसे ही मान लिया गया। तो ये सारी चीजें उद्धव के साथ
2022 से अब तक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उद्धव उसी तरह डटे हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। और उन्होंने इशारों में बता दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम इसी तरह आड़े रहेंगे, हम आपके सामने हथियार नहीं डालेंगे, हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और यही बात संजय राउत लगातार कह रहे थे अपने बयानों में। संजय राउत ने कहा था कि पहले भी जेल जा चुके हैं, आगे भी जेल चले जाएंगे, लेकिन आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये यहां पर बहुत बड़े बयान जो है संजय राउत, चाहे उद्धव ठाकरे या दूसरे जो शिव सैनिक है जो उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं। और उनमें से राजा भाऊ वाजे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से एक ही बात कही है, और वो ये कि मैं पहले भी उनके साथ था, आगे भी हूं और आगे भी रहूंगा। और इस बात का इससे जो शिव सैनिक है उसमें उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि शिव सैनिक उनकी अब बहुत अच्छे से सम्मान कर रहे हैं, स्वागत हो रहा है, उनका सत्कार हो रहा है, जिसके ऊपर हमने कल वीडियो भी दिखाया था। और आज फिर राजा भाऊ वाजे का एक बयान आया है जिस पर चर्चा लगातार हो रही है, यानी वो सुर्खियों में छाए हुए राजा भाऊ वाजे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वर्धापन दिन है के प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ और इस साल 60 बरस पूरे हो चुके हैं इस संगठन को। सर कुछ जो सांसद है वो पार्टी छोड़ के अलग पार्टी में गए हुए हैं, किस तरह देखेंगे सर? कि आपको भी इससे ऑफर था कुछ? नहीं, मुझे एक भी ऑफर आया नहीं था। मैं उद्धव जी के साथ पहले दिन से था, हूँ और रहूँ। सर जिस तरीके से ऑपरेशन टाइगर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, निष्ठावान जो कार्यकर्ता है, क्या वो लगता है आपको अभी भी उद्धव ठाकरे जी पे भरोसा रखते हैं? इस तरीके से ऑपरेशन फेल होंगे या सक्सेसफुल होंगे? नहीं, अभी लोग सब जो कार्यकर्ता है वो आदरणीय उद्धव जी के साथ है, और जो कुछ फैसला होगा वो जनता की अदालत में। लेकिन सर जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन टाइगर चला, ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ एमएलए भी अब संपर्क में है। नहीं, वो मुझे मालूम। जिस तरीके से सर जिस तरीके से अब तक शिवसेना के 60 साल के कार्यकाल को आपने देखा है, किस तरीके से 60 सालों में बदलाव आपने देखे हैं? बदलाव तो है, लेकिन अभी नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। पुराने जो लोगों को बाजू हो रहा है, लेकिन नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, पार्टी आगे चलेगी। तो राजा भाऊ वाजे ने आज एक बार फिर अपनी बयान में जो उनका बयान था उसे दोहरा दिया और कहा है कि मैं कल भी उद्धव के साथ था, आगे भी उन्हीं के साथ रहूंगा। और इसके साथ उन्होंने एक और बात बता दी कि भले ही बीजेपी या शिंदे सोच रहे हैं कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले पुराने लोग जा रहे हैं पर नए लोग आज भी खड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ। और ये बात उनके से पहले जो अरविंद सावंत का बयान था उसमें भी कहा गया कि जो शिव सैनिक हैं वो आज भी उद्धव ठाकरे को ही सुनते हैं, उनके ही नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। यानी असली शिवसेना हम ही हैं, चाहे चुनाव आयोग कुछ भी कहे या चुनाव आयोग मान्यता किसे भी दे दे, लेकिन असली शिव सैनिक अगर कोई है या असली शिवसेना कोई है तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही है। यही बात राजा भाऊ वाजे ने भी अपने बयान से कहने की कोशिश की है। अमलेंदु जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यही उन्होंने कहने की कोशिश की है राजा भाऊ वाजे ने। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो मतलब हैं वो शिवसेना के साथ हैं और नए लोग भी शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात जो है वो राजा भाऊ वाजे ने कही। लेकिन अरविंद सावंत जो हैं अंशिता, उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे 6 सांसद कल जा रहे हैं, मतलब उनका बीजेपी में या शिवसेना के साथ। इस तरह लोकसभा में हमारे 9 सांसद रह जाएंगे तो तलवार का इस्तेमाल करने वाले हम ही सबसे पहले हैं, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन बाल ठाकरे को याद रखिए, आप उनका नाम नहीं मिटा सकते, ना ही आप उनके ब्रांड को मिटा सकते हैं और ना ही आप उनकी पार्टी को मिटा सकते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि हम पीछे हैं, हाँ यह सच है। आप सब कुछ गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, लोग भी यह सब देख रहे हैं। तो हम ये भी सुन सकते हैं कि अरविंद सावंत जो हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो सांसद गए उनको लेकर तलवारबाजी जो है ये क्या मतलब इशारा कर रहे हैं। अरविंद सावंत ये बता रहे हैं कि असली हम ही हैं और आप बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं मिटा सकते। तो यानी अब ये बात आ रही है कि बीजेपी जो है वो बाला साहब ठाकरे का नाम मिटाना चाहती है। जिस दिन बाला साहब ठाकरे की छाँव में बीजेपी महाराष्ट्र में घुसी थी और जिनके कंधे पर चढ़कर बीजेपी ने राजनीति की, आज बाला साहब ठाकरे का नाम मिटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो अरविंद सावंत को हम ये भी सुन सकते हैं अंशिता। बिल्कुल, अरविंद सावंत को यहाँ सुनेंगे। और ये महत्वपूर्ण बात है कि जिसके सहारे बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी
जड़ें जमा पाई, आज सत्ता में आकर बैठी है, अब उसी पार्टी को और उससे बड़ी बात बाला साहेब ठाकरे के नाम को मिटाने की कोशिश करी। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अमलेंदु जी, लगातार बीजेपी की रणनीति यही है, जिनके सारे घुसती है उन्हीं को ही खत्म कर देती है और इस वजह से सहयोगी डरे भी हुए हैं और ये एक डर शिंदे के अंदर भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की कवायद को तेज कर दिया, जिससे बीजेपी पर अपना दबाव बनाया जा सके, बनाए रखें जैसा कि वो 2024 से अब तक बनाए रखें, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरह से शिंदे अब कमजोर हो चुके हैं, सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। जो जब उन्होंने तोड़फोड़ की थी उस वक्त उन्होंने बार्गेनिंग करके अपने पास मुख्यमंत्री पद रखा था, लेकिन जब चुनाव हुए और वहां पर बीजेपी ने अच्छे सीटें हासिल की, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भेज दिया गया। तो इससे मुख्यमंत्री के पद से डिप्टी सीएम तक का सफर तय करने के बाद ये समझ चुके हैं शिंदे कि अगर बीजेपी के साथ टिके रहना है या अपनी राजनीति को चमकाए रहना है तो जरूरी है कि बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी पूरी तरह खत्म कर देगी। ये मसला चल ही रहा है, यानी अंदर एनडीए के अंदर भी खलबली मची हुई है, लेकिन फिलहाल एनडीए अभी दूसरे दलों में खलबली मचाए हुए, उसका जवाब दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से। अरविंद सावंत को सुनेंगे क्या कुछ कहा उन्होंने। तो और हमारे 6 सांसद कल लग रहा है जाएंगे ऐसे, तो हमारा 9 सांसद हम लोकसभा में थे, तो हमें पहले तलवार चलाते हैं क्योंकि जानते हैं, लेकिन याद रखना वो बाला साहब ठाकरे जी है, नाम नहीं मिटा सकते हो, न ब्रांड मिटा सकते हो, न पार्टी मिटा सकते हो। आज लगता है हम पीछे हैं, हाँ सही है, अनैतिकता से आप सब कुछ कर रहे हो, लोग भी देख रहे हैं। हाल ही में महिलाओं को अपात्र कर दिया ना अपने 81 लाख, तो उस महिलाओं ने वोट दिए थे आपको, उनके परिवार ने भी वोट दिए थे। सोच लो, एक महिला और 3 टोटल वोट पकड़ोगे तो 2 करोड़ 40 लोग हो गए परिवार के जिन्होंने वोट दिया आपको, उस वोट पर सत्ता पे बैठे हो। जिस दिन वो महिला अभी पीठ में छुरा भुका करके अगले चुनाव में वोट नहीं देगी तो कहाँ होगी, उतना ध्यान में रखना। महाराष्ट्र की अस्मिता भंग हो रही है, महाराष्ट्र कलंकित हो रहा है, देश कलंकित हो रहा है। देख, महाराष्ट्र कर्जे में डूबा हुआ है, अभी देश भी कर्जे में डूबा हुआ है। देश की प्रतिभा विश्व में मलिन है, लाचारी करके है, किसी नेता के बल इशारे पर नाचने वाला हिंदुस्तान हो रहा है। तो सबका परामर्श आज उद्धव जी ठाकरे साहब हमारी 60वीं वर्षगांठ पर हिरक महोत्सव कहते हैं उसे ले लेंगे। ये कार्यक्रम भी वंदनीय शिवसेना प्रमुख नहीं तय कर रहा कैसे बनाए, तो उस वक्त तो वर्षा का मौसम रहता है, लेकिन इस बार वर्षा ही नहीं है, कैसे आएगी। सिर्फ संविधान पे नहीं, प्रकृति पे भी हमले कर रहे हो किसी दोस्तों के लिए। तो इसीलिए आज वर्धापन दिन की शुभकामनाएं देते समय 60 साल है, चिरायु है शिवसेना, ये आज आए हैं, कल राख हो जाएगी तब पता चलेगा। तो अभी अरविंद सावंत को हम सुन रहे थे और उन्होंने वही बात कही है कि कैसे बीजेपी सत्ता में आई और महिलाओं के सहारे आई। आपको याद होगा लाड़की बहन योजना का खूब जोर शोर से प्रचार किया गया था बीजेपी की तरफ से। सबसे पहला धोखा तो उन्होंने शिंदे को ही दिया, क्योंकि उस योजना की शुरुआत शिंदे की तरफ से ही की गई थी। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना वो योजना थी और उसके साथ उन्होंने सबसे पहले शिंदे को धोखा दिया, क्योंकि उनके सहारे वो सत्ता में आए और उन्हीं को साइडलाइन कर दिया। सीएम की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस को बिठा दिया और उसके बाद उन महिलाओं को धोखा दिया जिन्होंने बीजेपी पर एक तरह से विश्वास किया, वोट दिया महिलाओं के सहारे, यानी महिलाओं को आगे रखकर उनके परिवारों को वो खींच कर लाई और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और उन तमाम महिलाओं को धोखा दे दिया, क्योंकि अब उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अपात्र घोषित कर दिया गया उन महिलाओं को। उनमें से अच्छी खासी संख्या की महिलाएं जिनके सहारे से बीजेपी आज सत्ता में बनी बैठी है, उनके साथ क्या धोखा किया, इसी के बारे में अरविंद सावंत ने यहाँ पर बात की और ये बात कहकर
कहकर उन्होंने तमाम, एक तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को जागरूक किया और याद दिलाया है कि बीजेपी कैसे वादा खिलाफी करती है, या वादा करके सत्ता में आती है, या वादा करके आपके बीच अपनी पहुंच बनाती है और उसके बाद आपको किनारे कर देती है और अपना मतलब सिद्ध करके आपको भूल जाती है। ये आरोप यहां पर लगाने की कोशिश की गई है बीजेपी पर अरविंद सावंत की तरफ से। हाँ, अरविंद सावंत ने यही भी आरोप लगाने की कोशिश की है कि ये सब इस तरीके से काम करते हैं फिर भूल जाते हैं, और अब इनका ध्यान पूरा जो है वो काम पर नहीं बल्कि इनका पूरा ध्यान जो है वो दूसरी पार्टियों को तोड़ने पर लगा हुआ है। ये साफ तौर पर अंशतः कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से भी और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी, इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की तरफ से भी। अभी तक तो तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना की जो थी बात चल रही थी कि साहब ये टूट रहे हैं, इनके सांसद जो सामने आ गए। अब अंशिता बात चलने लगी सामने जो है कि ये कि सब एनसीपी भी जो है शरद पवार वाली भी जो है वो टूटेगी, लेकिन वो उसको भी लेकर हम लोग बात करेंगे कि उस पर क्या टूटेगी। लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने कल कहा वो काफ़ी ज़्यादा उनका इमोशनल एक तरीके से कहा जाए वो भाषण था उद्धव ठाकरे का, और उसको लेकर दूसरी पार्टियों से भी जो है बयान आने लगे हैं। हुसैन दलवाई हैं जो नेता हैं कांग्रेस के, XMLC भी रहे हैं, और उन्होंने भी इस उद्धव ठाकरे के भाषण को लेकर अपनी बात कही और उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में मतभेद की वजह से वे भावुक हो रहे हैं। पहले भी कई लोग कांग्रेस छोड़कर गए, फिर भी कांग्रेस मजबूती से खड़ी रही। महाराष्ट्र में अभी पार्टियां तोड़ने की राजनीति चल रही है, तो यानी अभी जो शिवसेना के बाद अब एनसीपी पर भी नंबर लगेगा, तो ये चल रहा है। लेकिन हुसैन दलवाई को भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, और बीजेपी क्या खेल खेल रही है उसको लेकर विपक्षी दल की रणनीति क्या है, उनको क्या सावधान रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, हुसैन दलवाई को यहाँ सुनेंगे, क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी कर रही है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो महाराष्ट्र, और खबर ये भी आई कि यूपी में भी वही करने की कोशिश की गई है, यानी क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करना, खत्म करना। और आपको याद होगा कि ये जब क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात आती है तो याद आ जाता है जेपी नड्डा को वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और उसका तरीका लगातार किया जा रहा है। जैसे कि जो उनके साथ सहयोगी हैं उनको खत्म किया जा रहा है, और उसके अलावा जो उनके विरोधी हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है। यानी क्षेत्रीय पार्टियों पर ही बीजेपी की नजर है, या तो साथ आइए फिर खत्म करेंगे, या अगर साथ नहीं आएंगे तो हमारे साथ जो हैं उनके सहारे से आपको खत्म कर देंगे। ये रणनीति बीजेपी की तरफ से चल रही है, और इसी को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, या कहीं हमलावर है विपक्षी पार्टियां। उनमें से कांग्रेस नेता का ये बयान आना और उद्धव ठाकरे का समर्थन करते दिखाई देना, ये बता रहा है कि विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। सुनेंगे दलवाई को। उद्धव ठाकरे ने कल 60वां वर्धापन दिवस था उनका, वहां पे उन्होंने बयान दिया कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं पार्टी को छोड़ने के लिए, रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा और पार्टी को हेड करते रहूंगा। नहीं बापा, ऐसा रिजाइन करना बिल्कुल गलत है, ऐसी बात भी करना नहीं चाहिए। वो थोड़े पार्टी टूट रहे इसलिए इमोशनल हो रहे हैं, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। बाबा साहब जब थे तब भी पार्टी बहुत दफा टूटी है, तो भी शिवसेना रही है, ध्यान में रखना। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग जाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई, वैसे ही शिवसेना खत्म हो गया ऐसा लोग सपना देखते होंगे तो बिल्कुल गलत बात है। सर, एकनाथ शिंदे का भी बयान आया कल के, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है, और जो कुत्ते हैं वो साथ में शिकार करते हैं, शेर जो है वो अकेले शिकार करता है, जिस तरह से ये MP छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। नहीं, अकेले शिकार शेर करता है, वो कभी कभी मरता भी है। ऐसा ही ध्यान में रखिए कि अभी वो तोड़ताड़ की राजनीति चलेगी, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी उनको ठीक ढंग से उनको साथ देगी ऐसा वो समझते हैं, वो गलत बात है। उन्होंने हमेशा जिनको साथ में लिया उनको लाखड़ा है, ये हमेशा है। और बाबा साहब ठाकरे साहब की भी गलती हो गई कि उन्होंने बीजेपी के साथ गए, और इतना ही नहीं, हिंदुत्व ये मराठी इशू छोड़ के वो हिंदुत्व के बारे में गए, तो हिंदुत्व RSS और बीजेपी का हिंदुत्व आपसे बहुत कड़क है। तो हिंदुत्व की वजह से नहीं, महाराष्ट्र की आदरातिथ्य, महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए शिवसेना थी, और इसलिए लोगों में ये था कि महाराष्ट्र का मराठीपन जो है वो टिकेगा।
इसलिए लोग आपके साथ आए थे और आज भी उसी लिए आपके साथ हैं। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर अभी हुसैन दलवाई को हम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि हिंदुत्व की वजह से नहीं, शिवसेना की अपनी एक अलग पहचान है, सिर्फ हिंदुत्व ही वो पहचान नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो ठीक है और उद्धव ठाकरे पर जनता का विश्वास ज्यादा है। महाराष्ट्र की जनता आज भी उनके साथ खड़ी हुई है, भले ही कुछ भी हो जाए। और यही बात पार्टी के तमाम जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता, उनकी तरफ से भी कही जा रही है कि असली शिवसेना आज भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही है। जो भी शिवसैनिक है वो असल में उद्धव ठाकरे का नेतृत्व ही स्वीकार करता है, उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि विपक्ष एकजुट है और बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में या फिर बीजेपी के जो भी सहयोगी हैं उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी करने वाला है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कोशिशें खत्म नहीं हो रही हैं, तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी लगातार कर रही है और इसमें अब एक पार्टी का नाम भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है शरद पवार की पार्टी एनसीपी। एनसीपी पहले ही टूट चुकी है और जैसे शिवसेना को तोड़ा था उसके बाद एनसीपी को तोड़ा था और अब उस टूटी हुई एनसीपी को तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसके लिए भी बीजेपी भी एक्टिव है, साथ ही साथ जो एनसीपी है उसको भी एक्टिव किया गया है। लेकिन ये खबरें आई हैं उससे पहले ही जवाब आ गया है एनसीपी एसपी के नेता की तरफ से और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सब हवाबाजी है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है, सब अफवाहें चल रही हैं। तो एक बारी क्या जानकारी है अमलेंदु जी बताइए। हाँ, एनसीपी शरद पवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नसीम सिद्दीकी और उन्होंने कहा है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और उन्हें ये भी लगता है कि सत्ता का लालच दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे मौजूदा विधायक और सांसद जो हैं वो शरद पवार के प्रति पूरी तरीके से वफादार हैं, उनकी लीडरशिप में उनको पक्का भरोसा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे मौजूदा प्रतिनिधियों में कोई भी हमारे 8 सांसद 10 विधायक शरद पवार का साथ छोड़ेगा और मुझे ऐसा होने की कोई संभावना नहीं दिखती। ये उनका साफ तौर पर नसीम सिद्दीकी का कहना है, यानी वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो एनसीपी शरद पवार में कामयाब हो पाएगा। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब तो आने वाला समय अंशतः जब बड़ी बड़ी पार्टियों पे इस तरीके से काम चल रहे हैं तो छोटी पार्टियां तो है और बीजेपी को जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 2/3 बहुमत जो चाहिए है संसद के सत्र से पहले, तो वो छोटी छोटी पार्टियों को इस तरीके से करके करेगी। लेकिन नसीम सिद्दीकी को हम लोग सुन सकते हैं जो एनसीपी शरद पवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस ऑपरेशन लोटस पर क्या कहना है अंशिता जी। सुनेंगे नसीम सिद्दीकी को कि उनको टारगेट किया जा रहा है, किया जाता होगा, मैं ये मानता हूँ उनको सत्ता की लालच भी दी जाती होगी। लेकिन अभी हमारे पास जो एमएलएज और एमपीज़ है वो बड़ी निष्ठा के साथ पवार साहब को मानने वाले हैं और मुझे नहीं लगता है कि जो मौजूदा हमारे सांसदों की संख्या है 8 और एमएलएज की संख्या है 10, इनमें से कोई पवार साहब को छोड़ेगा। मुझे इस संभावना में कोई जो है नज़र नहीं आती। तो अभी इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अमलेंदु जी जिस तरह की बात वो कह रहे हैं इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार हर पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन असलियत सबके सामने है, टीएमसी में भी टूट हो चुकी है, महाराष्ट्र में टूट हो चुकी है उद्धव गुट में और अब बीजेपी चल पड़ी है एनसीपी एसपी की तरफ, क्योंकि इसकी एक ही वजह है, जैसे कि अमलेंदु जी आपने भी कहा, डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन की वजह क्या है? वो है 2029 में बीजेपी की खिसकती हुई जमीन और उसकी वजह है राहुल गांधी, जिस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट है, राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी सड़क पर उतरकर युवाओं को जिस तरह अपने साथ ला रहे हैं, उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है और बीजेपी इसीलिए डिलिमिटेशन बिल विधेयक पास कराना चाहती है और इसके लिए वो तोड़फोड़ कर रही है। लेकिन तमाम दलों ने, जो भी दल जिसमें बीजेपी की नजर है, उन्होंने बता दिया है कि वो झुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी उनके सामने आएगी उसी भाषा में, उसी तरह से अब उसको जवाब दिया जाएगा। और ये देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले की खबरें आ रही हैं, अभिषेक बनर्जी पर हमले हुए, कल्याण बनर्जी पर हमले हुए और तमाम नेताओं पर हमले हुए और खबर ये आ रही है कि डराया धमकाया जा रहा है कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अभिषेक बनर्जी का हुआ। या जिस तरह से ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी सुरक्षा में कमी, खबर है कि अकाउंट फ्रीज भी उनके किए जा रहे हैं, यानी टीएमसी के जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज किया जा रहा है। पूरी तरह से टीएमसी को, ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। लेकिन अब टीएमसी नेताओं ने भी पलटकर जवाब दे दिया है, उसी भाषा में जवाब दिया है कि जो आप हमारे साथ करेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि अब
इंतहा हो गई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास अमलेंदु जी? आपके पास आना चाहूंगी इसको लेकर। हाँ अंशिता, कल अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो वहाँ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है जहाँ पे उनको उतरना था, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से अंडे, पत्थर और पिस्टल लिए हुए मौजूद थे जी। और उधर टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ दोनों गुटों में इस पर झड़प हो गई। अंडे जब लोगों ने देखे टीएमसी कार्यकर्ताओं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और वहाँ आपस में खूब हाथापाई, ये सब कुछ हुआ। आरोप ये है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी के कार्यकर्ता हथियार लेकर वहां अंदर तक प्रेमिस में पहुंच गए थे। अब ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी सुरक्षा के बीच बीजेपी के लोग हथियार लेकर कैसे पहुंचे और उनको पकड़ा गया। वहां विजुअल जो सामने आ रहे हैं, खुद अभिषेक बनर्जी ने उस विजुअल को पोस्ट किया है। चूँकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है इसलिए हम वो विजुअल दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी का ट्वीट हम जरूर दिखा सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने क्या ट्वीट किया। लेकिन ये काफ़ी चिंता का विषय हो रहा है। लेकिन अब ये जो अभी तक जो अंडे लगातार फेंके जा रहे थे टीएमसी के नेताओं के ऊपर, कल जो है पहली बार टीएमसी ने ये जवाब देने की कोशिश की है कि अगर तुम ये हरकतें करोगे तो तुम्हारा उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो अब यानी जवाब मिलना शुरू हो गया, तो बीजेपी को भी समझ में आ जाएगा। तो हमको लगता है कि उस समय कुछ होगा। ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया है अभिषेक बनर्जी ने, और हिंदी में जो है आप इसको बता सकती हैं कि अभिषेक बनर्जी ने क्या जो था वो लिखा इस ट्वीट में, क्या उन्होंने घटना की जानकारी दी है। बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी का ट्वीट हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। इंग्लिश में ये ट्वीट है, इसका हिंदी ट्रांसलेट मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, कल रात दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, जिससे सुरक्षा और कुछ लोगों की हदें पार करने की इच्छा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस खबर को मुख्यधारा की मीडिया में ठीक से दिखाए जाने की संभावना कमी है। क्लिप देखें और खुद नतीजा निकालें। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये क्लिप हम आपको नहीं दिखा सकते कुछ गाइडलाइंस के चलते, लेकिन यहां पर एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई है वहां पर हिंसा की खबरें, सुरक्षा में चूक की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। इसके खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रही हैं। 2 जून को उन्होंने बढ़ती हुई हिंसा के खिलाफ जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, और अब एक बार फिर बुलडोजर प्रक्रिया के खिलाफ, जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बीजेपी की तरफ से सत्ता में आने के बाद से, उसके खिलाफ आंदोलन किया। लेकिन यहां पर किसी भी तरह से उसमें कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि सुरक्षा जहां कड़ी होनी चाहिए, जहां हथियार नहीं पहुंचने चाहिए, वहां पर हथियार लिए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सिर्फ अभिषेक बनर्जी के लिए ही खतरे की बात नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए भी खतरे की बात है। मामला एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर अगर हथियार लेकर लोग मौजूद हैं तो ये कितनी खतरनाक बात है। इन लोगों को जाने की इजाजत दी गई, ये अपने आप में चिंता की बात है। और अगर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए ये लोग घुस गए तो ये और भी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि आज ये लोग हैं, इसके बाद कल को कोई और भी हो सकते हैं। यानी आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। गंभीर यहाँ चिंता हो जाती है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर छलनी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरह से बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की कोई मतलब हालात ही वहां पर दिखाई नहीं दे रहे कि किसी तरह की सुरक्षा है, बंगाल में रह गई है। बंगाल में हिंसा और क्या कहते हैं कि लोग सड़कों पर उतरकर किस तरह से हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। और अब एक नया मामला ये बताता है कि बंगाल में बीजेपी सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है। फेल होती दिखाई नहीं पड़ रही है अंशिता। टीएमसी का आरोप तो ये कि ये हिंसा बीजेपी ही करवा रही है और ये सत्ता के संरक्षण में इस तरीके की हिंसा हो रही है। चूंकि अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता पिस्टल लेकर अगर पहुंच जाता है एयरपोर्ट पर और इतने सुरक्षा के घेरे में, तो इसको लेकर सवाल तो उठते हैं। टीएमसी के एक कार्यकर्ता है, वो वहाँ मौजूद जो थे, और उनका कहना है कि बीजेपी का व्यक्ति यहाँ आया और उसके साथ कुछ लड़के थे जिनके हाथों में अंडे थे। हमने उनसे गुजारिश की कि ये संस्कृति शुरुआत ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। तो हम वो सुन सकते हैं कि वो कार्यकर्ता जो है टीएमसी के वो क्या कह रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है, तो अब ये लड़ाई जो है वो और हिंसक भी होती हुई नजर आ सकती है अंशिता। क्योंकि अभी तक तो एक तरफा अंडे फेंके जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन अब जब जवाब मिलना शुरू हो जाएगा तो ये किस मोड़ पे पहुंच सकता है ये भी समझा सकता है। जी बिल्कुल, पहले सुनेंगे टीएमसी के कार्यकर्ता को क्या कुछ कहा उन्होंने, और आंखों देखी हाल उन्होंने बयां किया है कि क्या हो रहा था उस वक्त जब वो वहां मौजूद थे। सुनिए। हाथ में अंडा था, आप लोग ने वहाँ पे जब लाइव किए थे आप लोगों को भी दिख गया होगा शायद, और वहाँ पे उन लोगों का झंडा भी लगा हुआ था।
थोड़ी देर में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये कल्चर प्लीज मत रखिए। उन्होंने बोला ये हम आप लोगों ने सिखाया। उन्होंने बोला ये करना सही नहीं होगा, आप प्लीज इसको खत्म कर दीजिए। ये सब झमेला जो झमेला हो रहा है इनको आप यहीं पे रहने दीजिए, अंडा वंडा मत छोड़िए। कोई तो टीएमसी के कार्यकर्ता को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसा माहौल वहां पर था। उन्होंने एक तरह से अपील भी की कि ये हरकत यहां नहीं की जाए, लेकिन उनका जो आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के साथ आए उनके समर्थकों ने उनकी बात नहीं मानी और वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए टीएमसी नेताओं को जवाब देना पड़ा। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है और इससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी बढ़ेगी आम जनता की, क्योंकि सड़कों पर अब बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल हो जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता को उसी भाषा में टीएमसी के कार्यकर्ता जब जवाब देंगे तो बंगाल की सड़कों पर क्या आलम होगा ये समझा जा सकता है। अमलेंदु जी, बहुत चिंताजनक हालात होते जा रहे हैं बंगाल के। बिल्कुल शिला जी, बहुत चिंताजनक बंगाल के हालात होते जा रहे हैं और चिंता तो जो है मोदी जी को भी होनी चाहिए जी। और किस बात की होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी को चिंता ये होनी चाहिए कि ट्रंप साहब जो हैं वो मोदी जी का लगातार अपमान कर रहे हैं जिस तरीके से, तो वो सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं, मोदी जी ठीक है अपना अपमान कराएं या सम्मान कराएं, लेकिन ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी को इसका प्रतिवाद करना चाहिए था, जो मोदी जी ने नहीं किया। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य भी, वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मोदी और ट्रंप के संबंधों को लेकर। तो हम लोग सुन सकते हैं अंशिता, अगर आप चाहें तो, कि वो इस समय क्या कहना है पवन खेड़ा। बिल्कुल, सीधे चलते पवन खेड़ा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे वो निशाना साध रहे हैं, और पहली बार नहीं वो लगातार निशाना साधते हैं। और ट्रंप और मोदी, जिसको मोदी अपना दोस्त बताते हैं, वो ट्रंप किस तरह से बार बार भारत को नीचा दिखा रहे हैं, भारत के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर जवाब मोदी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। सवाल लगातार मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर वो ट्रंप से इतना डरती क्यों है। ऐसे ही कुछ सवाल एक बार फिर पवन खेड़ा पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। कमजोर देश माने जाते हैं, हम तो नहीं है कमजोर। हमने नहीं कहा, हमारे विदेश मंत्री ने जस्टिफाई किया कि ये कोई नई बात नहीं है। आप हमारे विदेश मंत्री हो या ट्रंप के स्पोक्स पर्सन हो, यही बात हम मोदी जी से पूछते हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री हो क्या कंपनी के एजेंट हो जिसका मालिक ट्रंप है? ये कंपनी सरकार चल रही है, क्या चल रहा है ये? इस्लामाबाद का मैंने आपको बताया कैसे ये गलबैयां हो रही। आपको मैंने मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको 1986 का दूंगा, जब वॉइस ऑफ अमेरिका का ट्रांसमीटर श्रीलंका में लगाने की बात हुई, इंडियन कोस्ट के बगल में। राजीव जी ने उसका विरोध किया और वो निर्णय वापस लेना पड़ा वॉइस ऑफ अमेरिका को, क्योंकि बहुत करीब हमारे आकर वो अपना ट्रांसमीटर लगा रहे थे। 1971 का मैंने आपको बताया। हैरानी की बात यह है कि INS देना, IRIS देना, जो हमारा मेहमान था, ईरान का युद्धपोत निहत्था था, उसके नौसैनिकों को अमेरिका ने इंडियन ओशन में हमारे आंगन में घुसकर मार डाला। जब अभी मोदी जी ट्रंप के साथ बैठे तो उसका भी विरोध नहीं किया। ये किस तरह की हमारी सरकार है, ये किस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं कि एक के बाद एक इतने बड़े झटके हमें लगते हैं और हम वहां जाके इंस्टाग्राम में मेलोडी रील को लेकर खिलखिला रहे होते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखा था हमने, बड़ा अजीब अटपटा लगा, आप ही के किसी चैनल ने चलाया था। अब जब इन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं आपके देश की रक्षा करने आऊंगा जब कोई आक्रमण होगा, बशर्ते आप प्रधानमंत्री हो, हमारे मन में ये नहीं आया कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने कहा कि हम आउटपोस्ट हैं क्या, अमेरिका की कॉलोनी है, कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी? हमने कितने युद्ध खुद जीते हैं, अमेरिका की मदद नहीं मिली थी। अमेरिका तो उल्टी तरफ खड़ा था, पाकिस्तान की तरफ खड़ा था 71 में, तब हमने जाकर जीता। मोदी जी, ये वक्त था, ये मौका आया था, इतिहास ने आपको ये मौका दिया था कि ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात करते, ये सब सवाल उठाते। आपने सवाल नहीं उठाए। आप लाल आंख तो छोड़िए, आपकी दमकती त्वचा की तारीफ सुनकर आप शर्म से एकदम लाल हो गए।
आपने कुछ नहीं बोला। बहुत शर्म आई हमें देखकर, पूरे देश को बहुत शर्म आई। आपके सवाल। हाँ जी, सर मैं तेजपाल सिंह। सर सवाल ये, आ रही आवाज आ रही। अमेरिका जो लगातार मार रहा है वो भारत के गरीब और मजदूर के बच्चे हैं, जैसे सेलर्स जो मारे या पहले मजदूर जो भेजे हैं बहुत बड़ी संख्या में बेड़ियां लाट करके, तो क्या भारत के लोगों को अभी अपना भाग्य मान लेना चाहिए कि अमेरिका जिसको चाहेगा उसको मार देगा? बात ये जो आप कह रहे हैं सही है कि हमारे यहाँ के गरीब नागरिक मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान, उनको भी वीजा रेस्ट्रिक्शंस हैं। वीजा रेस्ट्रिक्शंस ऐसी जो H1B एप्लीकेशन फीस थी $5,000 हुआ करती थी, उसको $1 लाख कर दिया। जो मार है वो चारों तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है। $1 लाख जो आपको अमेरिका में नौकरी देगा उसको भरना होता है। तो 5,000 तक तो वो भर देता था आपके H1B वीजा के लिए, अब 1 लाख वो नहीं देना चाहता। तो नुकसान किसको हुआ? भारत के पढ़े लिखे नौजवान को हुआ। तो अमेरिका अपने दरवाजे, यहां तक कि अपनी खिड़कियां आपके लिए बंद कर रहा है और आप अपनी दीवारें गिरा रहे हो। आ जाओ साहब, आ जाओ, 500 बिलियन, हाँ हम खरीद लेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ, बस हमारी तारीफ करते रहना। ये हालत है हमारी। और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ, इससे भारत को क्या कुछ हासिल होने वाला है? क्योंकि हार्मोज जब पूर्व की स्थिति में होगा और क्रूड ऑयल या फिर गैस की आवाजाही आसान होगी, तो पेट्रोल डीजल की कीमत का क्या होगा? क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी हैं, उन्होंने कहा इट विल टेक टाइम, जहाज वहां से आना है, लंबा प्रोसेस है, अभी फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी प्राइस में। आपने उम्मीद कैसे कर ली कटौती होगी? मुझे एक उदाहरण दीजिए जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हुए हों और भारत सरकार ने कीमतें पेट्रोल और डीजल की कम की हो, या CNG की कम की हो, या LPG की कम की हो। एक बार जब कीमतें बढ़ जाती हैं ना, बहुत मुश्किल है इस सरकार के लिए खासतौर पे उन कीमतों को वापस लेना। जब रिकॉर्ड स्तर, तो अभी पवन खेड़ा को हम सुन रहे थे, जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे। अमलेंदु जी लगातार पवन खेड़ा सवाल पूछते रहे हैं कि आखिर ट्रंप के आगे मोदी इतना झुका हुआ क्यों महसूस करते हैं, क्यों उनसे सवाल नहीं पूछते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर। और एक बार फिर मौका था पीएम मोदी के पास कि वो ट्रंप से सवाल करते, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं पूछा। यहां पर भी वो झुके हुए या डरे हुए दिखाई दिए। आखिर क्या है इसकी वजह, क्यों मोदी ट्रंप से इतना डरते हैं? ये सवाल एक बार फिर पवन खेड़ा ने उठा दिया है और यहां पर एक बार फिर मोदी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और जो है भारत के रिश्ते जो एक बार अच्छे हुए थे, फिर वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या कहें कि बीजेपी सरकार जो भारत की सरकार है वो सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं उन पर। हाँ बिल्कुल ऐसे आरोप लग रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी मिले ट्रंप से और ट्रंप की सेना ने जिस तरीके से हमारे 3 सैनिकों की, उनकी मर्चेंट नेवी के जो कर्मचारी थे उनकी जान ली, वाणिज्यिक जहाज़ थे उनकी, 3 जहाज़ों पर हमला किया और उसके बाद मार्को रूबियो उल्टा हमारे विदेश मंत्री को धमका रहा था। तो इसको लेकर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, 2 शब्द भी नहीं कहे। तो इसको लेकर विपक्ष सख्त आपत्तियां जता रहा है कि वो जॉर्जिया मेलोनी जो है वो तो ट्रंप को धमका रही है कि ना तो हम भीख मांगेंगे तुमसे और ना इटली भीख मांगेगा, और हमारा प्रधानमंत्री जो सामने बैठ के खीखी कर रहा है। इसी को लेकर आज पवन खेड़ा ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक गंभीर सवाल अंशदा उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, और ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच में नीट एग्जाम को लेकर जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री घिरे हुए हैं और पूरी मोदी सरकार घिरी हुई है, राहुल गांधी इस मुद्दे को तेजी से उठा रहे हैं, इस पर चर्चा चल रही है। और जिस तरह विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, पहले ही तो सरकार की तरफ से ये मानने को ही राजी नहीं थी सरकार की कोई एग्जाम लीक भी हुआ है, लेकिन आखिरकार सरकार ने माना और री एग्जाम हो रहा है। और री एग्जाम में भी अब खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने
बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट का निशाना साधा है। तो अमलेंदु जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला, किस तरह से री एग्जाम से पहले भी ये पूरे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं कि एक एग्जाम भी नीट नहीं करवा पा रहा है, जो एनटीए है वो एक एग्जाम भी नहीं करवा पा रहा है, री एग्जाम भी उससे ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये एक सवाल उस पर खड़ा हो गया। राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, फिर हम राहुल गांधी का वो ट्वीट भी देखेंगे। पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। हाँ अंशिता, हुआ ये कि एक छात्र ने फॉर्म भरा था, उसकी परीक्षा का सेंटर जो था वो होना चाहिए था नागपुर में। नागपुर में ना देकर उसको दे दिया गया अबू धाबी जी। अब वो चकरा गया कि अबू धाबी अब मैं कैसे जाऊंगा, ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, अबू धाबी कहाँ जाऊंगा। उसने फिर एनटीए को टैग करके फिर कहा कि भाई ये कैसे जाएंगे, तो राहुल गांधी ने वो किया। हालांकि एनटीए ने अपनी स्पष्टीकरण जारी किया, सफाई दी है कि हम इसको नागपुर अलॉट कर रहे हैं और जल्दी ये मामला सॉर्ट होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मसले नहीं उठते और इस चीज़ सामने नहीं आती, मान लीजिए ट्विटर नहीं होता और एनटीए को ट्विटर नहीं कर पाता और ये सामने प्रकरण नहीं आता, राहुल गांधी इसको ट्वीट नहीं करते, तब क्या होता? बिल्कुल, कहाँ जाके वो करता, उसका साथ बर्बाद होता। जी। तो ये है, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो हम लोग ट्वीट देखते हैं, फिर आप बताइए राहुल गांधी ने लिखा क्या है उसमें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी का ट्वीट जो स्क्रीन पर आ चुका है मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उस पर लिखा है, नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसका सेंटर निकला अबू धाबी। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में मैंने यही कहा था, ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर ही रहेंगे। यानी राहुल गांधी ने जिस आंदोलन की शुरुआत की है, कोटा से जिसकी एक तरह से नींव रखी गई है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की चुनौती एक बार फिर राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में दे दी है और उन्होंने साफ साफ एनटीए पर और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा मंत्रालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एक एग्जाम जो पहले खराब हुआ, पेपर लीक हुआ, एनटीए ने री एग्जाम की तैयारी शुरू की और अब री एग्जाम भी किस तरह करवा रही है एनटीए, ये सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अंशिता, ये सामने आ चुका है कि जो आप ये एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, अब ये जो एयरफोर्स लेके जा रही है पर्चे, तो अब ये क्या एयरफोर्स ये भी काम करेगी कि अब एयरफोर्स ही बांटे एडमिट कार्ड भी? जी। तो यानी सिस्टम पूरा किस तरीके से फेल है ये राहुल गांधी ने बता दिया और ये चीज़ सामने आ गई। तो यही है कि आप चाहे कुछ प्रबंध कर लीजिए, जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक छात्रों की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है, यहाँ पर एक और मसला जो देखा जा सकता है कि एडमिट कार्ड में इस तरह की जो है गलतियां करके बच्चों को एक तरह से एग्जाम ना देने की कोशिश, री एग्जाम करवाया तो क्या, फीस उसकी आप ले नहीं रहे हैं, जैसा कि आपने दिखाया कि हम फीस नहीं लेंगे। हालांकि ये उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि बच्चों की चिंता फीस नहीं है, बच्चों की चिंता उनका बर्बाद होता साल है, जो उन्होंने इतने मेहनत करी, उनके परिवारों ने जो पैसे लगाए हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो चिंता थी। एग्जाम फीस ना लेना री एग्जाम होने के लिए ये कोई बड़ा हल नहीं था। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में एडमिट कार्ड में इस तरह की खामियां निकल कर आना ये बताता है कि री एग्जाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन छात्र उस एग्जाम में बैठ ना सके, इसकी भी एक तरह से धांधली यहां पर चल रही है और उसको उजागर कर दिया इस तरह से राहुल गांधी ने के ट्वीट ने, और उन्होंने बता दिया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये हम आगे होने नहीं देंगे और इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। कोटा से शुरू हुआ आंदोलन इलाहाबाद में होगा, पटना में होगा, फिर दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है और जिस तरह से छात्र कोटा में शामिल हुए उसने बता दिया कि युवा अब राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं और ये अब मामला बड़ा होता जा रहा है, एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है और जब युवा किसी के साथ आ जाते हैं तो सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और इसीलिए बीजेपी परेशान है और इसी वजह से डिलिमिटेशन को जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, इसीलिए टूट फूट चल रही है। लेकिन बीजेपी वहां पर भी एक तरह से अभी चुनौतियों का सामना कर रही है। कहा तो ये जा रहा है कि डिलिमिटेशन के लिए वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे पास नहीं करा पाएगी, वहीं उसके तरफ से जो तोड़फोड़ की जा रही है वो अभी सारे सांसद कानूनी दांवपेच में फंसेंगे और इसी वजह से कई सांसदों का हौसला भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी जितना आसान इस सबको समझ रही है
वो प्रयोग इतना आसान उसके लिए रहने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी तरह की तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।